चलिए आज के सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को देखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, जो संभावना से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रायिकता। प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यह संभावना से संबंधित संभावना से संबंधित समस्याओं को समाधान करने के लिए इस चैप्टर का हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे संभावना की बात हो गई, आज वर्षा होने वाली है, संभावना बनी हुई है कि वर्षा होगी। चलिए ठीक है, वर्षा हो ना हो। अगले दिन कहा गया कि आज पक्का बारिश होगी, यानी कल से आज की संभावना ज्यादा है। तो कल कितनी संभावना थी, आज कितनी संभावना है, कल से आज की संभावना कितनी ज्यादा है। तो संभावनाओं से संबंधित सभी प्रश्नों को, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। संभावना निकाली जाती है किसकी? संभावना निकाली जाती है घटना की, इवेंट की पॉसिबिलिटी निकलती है। देखिए, घटना की संभावना निकाली जाती है। घटना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवेंट, ये तीन तरह की घटनाएं होती हैं। घटना का अर्थ होता है घटित होना। कोई भी कार्य होता है तो वह एक तरह का घटना है। अच्छे कार्य होते हैं तो अच्छी घटना है, और बुरे कार्य को दुर्घटना भी कहते हैं। तो घटना, दुर्घटना, घटना क्या है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा विस्तृत से। घटना एक, जिसको हम लोग कहते हैं निश्चित घटना, निश्चित घटना, जिसको कहते हैं श्योर इवेंट। निश्चित घटना, वैसी घटना, निश्चित घटना, जैसे एक लोडो का पासा फेंका और 7 से छोटी प्राकृतिक संख्या आ गई, तो निश्चित है कि 7 से छोटी ही कोई प्राकृतिक संख्या आएगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या 6। तो निश्चित है कि 7 से छोटा ही आएगा। तो एक लोडो के पासे को एक बार फेंकने पर 7 से छोटी संख्याएं, 7 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं आना निश्चित घटना है कि यह घटना पक्का है कि निश्चित ही घटेगा। जैसे दूसरा एक घटना, आम के पेड़ से आम तोड़ा गया, तो निश्चित है कि आम के पेड़ से आम ही तोड़ा जाएगा, आम के पेड़ से थोड़े ना सेव तोड़ा जाएगा। तो यह निश्चित घटना है कि आम के पेड़ से आम तोड़ा जाएगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक दूसरे घटना की ओर, जिसको कहते हैं असंभव घटना। इम्पॉसिबल इवेंट। यह तो निश्चित था कि पक्का है कि श्योर है कि यह घटना घटेगी ही घटेगी, और यह है असंभव घटना, यानी कि यह घटना कभी नहीं घटेगी। इम्पॉसिबल है कि यह घटना घटेगी। जैसे आम के पेड़ से सेव तोड़ा गया, इम्पॉसिबल है। जैसे एक लोडो का पासा फेंके और 6 से बड़ी प्राकृतिक संख्या आ गई, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि लोडो के पासा पे तो 1 से 6 तक की ही प्राकृतिक संख्या होती है, 6 से बड़ी प्राकृतिक संख्या तो आ नहीं सकती है। तो यह इम्पॉसिबल इवेंट है कि एक लोडो के पासा फेंकने पर 6 से बड़ी प्राकृतिक संख्या आ जाए। यह एक इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है।
मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो असंभव घटना होती है इसको घटने की संभावना 0 होती है। असंभव है, ये घट ही नहीं सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि इसको घटने की संभावना कितनी है, 0 है। यानी कि इस तरह के इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, 0 होती है। और यह निश्चित घटना है, निश्चित श्योर है कि घटेगा, तो ऐसे घटना की प्रायिकता कितनी होती है, ऐसे घटना की प्रायिकता 1 होती है। पक्का है कि ये घटना घटेगा ही तो घटेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। एक तीसरी घटना है जिसको हम लोग कहते हैं यादृच्छिक घटना, जिसको हम लोग कहते हैं रैंडम इवेंट। यादृच्छिक घटना वैसे घटना जिसको घटने का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। जैसे एक लोडो के पासा फेंके और कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी कि 3 आएगी कि 6 आएगा, यह पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की घटना जिसका पूर्वानुमान संभव नहीं है, इसे हम लोग रैंडम इवेंट या यादृच्छिक घटना कहते हैं। और ये जो यादृच्छिक घटना होती है इसको घटने की प्रोबेबिलिटी, यादृच्छिक घटना को घटने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि संभावना से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए हम गणित के जिस शास्त्र का उपयोग करते हैं वह प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी में संभावना से संबंधित समस्याएं हल करते हैं। संभावना निकाली जाती है घटना की। घटनाएं 3 तरह की होती है। पहला इम्पॉसिबल, जिसके घटने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। दूसरा श्योर इवेंट, निश्चित घटना, जिसको घटने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। और एक तीसरी घटना जिसको हम लोग यादृच्छिक घटना कहते हैं, रैंडम इवेंट कहते हैं, इसको घटने की संभावना 0 से अधिक और 1 से कम में होती है। तो चलिए हम और आगे आपको ले चलते हैं। हम लोगों ने देखा कि घटना की प्रायिकता अब इस पे डिपेंड करता है कि घटना किस प्रकार की है, कौन सी घटना है और आप किस घटना की प्रायिकता निकालना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो घटना है वह घटना हमारा ई है। ई किसी भी तरह का एक घटना हो सकता है, तो मान लेते हैं कि ई एक इवेंट है, किसी भी तरह का इवेंट है। यदि घटना ई की प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो आप इसको पीई से डिनोट करेंगे। पीई, पीई का मतलब होता है पी फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। P stands for probability of event E। घटना E की प्रायिकता को हम लोग PE से डिनोट करते हैं। PE जो होता है वह 0 से अधिक, 0 हो सकता है प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है,
एक भी हो सकती है और एक से छोटी भी हो सकती है। यानी कहा जाए तो घटना किसी भी प्रकार का हो उसकी प्रोबेबिलिटी शून्य से छोटी नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी नेवर बी लेस देन जीरो, प्रोबेबिलिटी शून्य से छोटी कभी नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरह से प्रोबेबिलिटी जो है वह 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिए जा सकते हैं। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे जिसमें 3 आपको रहेगा, जिस पूछा जाएगा कि 0.7 1/2, 0.8 और -0.2 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इन चारों में कौन किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम तो जानते हैं ना कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, तो ये 0.7 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 1/2 भी 0.5 यानी 0 और 1 के बीच में है, तो वे भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन -0.2 ये किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो पूछा जाएगा कि इसमें से कौन किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इस तरह से चेक करेंगे। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कौन किसी घटना की प्रोबेबिलिटी है, -0.5 आपको दिया है, 1.5 आपको दिया है ना, 3.5 कर देते हैं और यहां पे 0.5 कर देते हैं। तो ये जो है किसी घटना की प्रायिकता कौन हो सकती है, तो ये तो कदापि नहीं हो सकती क्योंकि 0 से छोटी है। ये 1 से बड़ी है, ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ये भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हाँ, ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। चलिए हम आगे बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला होता है NE/NS। ये फॉर्मूला ही हमको तय करता है कि किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। NE स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट E, and NS stands for number of sample space. What is sample space? Sample space, that means total possible event. Total possible event, कुल संभावित घटना, कुल संभावित घटनाएं, घटना। तो इस तरह से हमारे पास दो चीजें रहेंगे, नंबर ऑफ इवेंट एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को थोड़ा और डिटेल से समझें। जैसे एक सिक्के की एक उछाल में अब यहां पे एक घटना घट रहा है कि एक सिक्का को एक बार उछाला जा रहा है, तो कुल संभावित घटनाएं कितनी होंगी? कुल संभावित घटना को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं, कुल संभावित घटना कहते हैं। तो एस क्या होगा? जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और तो कुछ घटेगा नहीं घटना। तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो
कुल संभावनाएं दो तरीके की हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। अब आपकी हो सकती है कि आपकी एक पहली घटना हो जिसमें आप जानना चाहते हो चीत आने की संभावना, चीत आने की संभावना। चीत आने की संभावना निकालना चाहते हो या चीत आने की प्रायिकता निकालना चाहते हो? आपको मैं बता दूं कि चीत को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, हेड जिसको कहते हैं। चीत को हम लोग हेड बोलेंगे, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और एक पट होता है, एक आपका पट होता है जिसको हम लोग टेल बोलते हैं, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है, एक चीत होता है और एक पट होता है। मान लेते हैं कि पहला एक घटना है जिसमें हम चाहते हैं चीत आने की संभावना जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो चीत आने की कितनी संभावना है। तो इसके लिए हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल चुके हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हम इवेंट ई निकालना चाहते हैं। तो ये जो हमारा इवेंट ई है ना, उसमें कौन आने वाला है? हेड आने वाला है। चीत आना चाहता है तो हेड कितने बार आ रहे हैं? तो हेड 1 टाइम्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट 1 कितने हो गए? 1 हो गए, क्योंकि इसमें तो हेड एक ही बार आ रहा है ना। तो हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ चित। तो नंबर ऑफ इवेंट 1 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट 1 1 and number of sample space 2, that means probability of event 1 equal to 1/2. probability of event 1, P for प्रायिकता। प्रायिकता किसकी प्रायिकता? इवन की प्रायिकता। इवन क्या था? तो इवन चीत का आना था, तो चीत आने की प्रायिकता, चीत आने की प्रायिकता, चीत आने की प्रायिकता। तो चीत आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 हो गई। इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको 50% भी कह सकते हैं। तो चीत आने की कितनी संभावना हो गई? 1/2, 0.5 या 50%। चलिए इसमें हम लोग एक दूसरी घटना को देखेंगे जिसमें हम चाहते हैं कि नहीं हमारे सिक्के पर पट आने की कितनी संभावना है। पट आने की संभावना हम जानना चाहते हैं, पट आने की प्रायिकता हम जानना चाहते हैं। तो इवेंट 2 आप अपने सैंपल स्पेस से ढूंढिए कि आपके सैंपल स्पेस में कितने पट हैं। तो आपके सैंपल स्पेस में कितने पट हैं, कितने टेल्स हैं? तो आपके सैंपल स्पेस में 1 टेल है। तो आप कहिएगा कि जो इवेंट 2 है इसकी नंबर कितनी है? तो नंबर ऑफ इवेंट 2 इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया, बिकॉज आपके सैंपल स्पेस में तो एक ही टेल है ना, एक ही पट है ना। तो पट आने की संख्या कितनी है? 1 है। और हम इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? नंबर ऑफ इवेंट 2 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट 2 1 and number of sample space 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 दैट मीन्स पट का आना। तो पट के आने की प्रायिकता कितनी हो गई? पट आने की प्रायिकता या संभावना, पट आने की संभावना कितनी हो गई? तो पट आने की संभावना आपकी कितनी हो गई? 1/2 हो गई। और हम 1/2 को 0.5 या तो इसको भी हम 50% बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चीत आ सकते हैं या पट आ सकते हैं। चीत आने की संभावना कितनी है? तो 1/2 है, 0.5 यानी 50% है। और पट आने की प्रायिकता कितनी है?
पट आने की भी प्रायिकता 0.5, दैट मीन्स 50% है। इसीलिए माना जाए यदि दो घटनाएं जिसकी प्रायिकता समान हो तो ऐसी दोनों घटनाओं को समप्रायिक घटना कहते हैं। समप्रायिक घटना, समप्रायिक घटना, दो ऐसी घटनाएं जिसकी आने की प्रायिकता क्या हो, समान हो, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समप्रायिक घटना। दो घटनाएं जिसकी प्रायिकता समान हो तो उसको क्या बोलेंगे, समप्रायिक घटना। एक सिक्के की एक उछाल में चीत आने की घटना और पट आने की घटना समप्रायिक घटना है। एक प्रश्न जिसमें एक क्रिकेट मैच के दौरान सिक्के को उछालना न्याय संगत माना जाता है, आखिर क्यों? आंसर है कि एक सिक्के में दो पहलू होती है और दोनों पहलुओं की आने की जो संभावना होती है वो 50-50% होती है, आधी आधी होती है। इसलिए सिक्के को उछालना न्याय संगत माना जाता है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि यदि दो सिक्कों को उछाली जाए तो क्या कितने घटनाएं घट सकती है और किस तरह की घटना घटने की कितनी संभावना होती है। तो चलिए हम आपको दो सिक्कों की उछाल पर ले चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक सिक्के को दो बार उछालिए या दो सिक्के को एक बार उछालिए, बात दोनों बराबर है। देखिए कैसे। दो सिक्कों की एक उछाल, एक उछाल। चलिए एक सिक्के की दो सिक्के की एक उछाल में या एक सिक्के की दो उछाल में बोथ द सेम थिंग। दो सिक्का को एक बार उछाल दीजिए या तो एक सिक्का को दो बार उछालिए, बात दोनों सेम है। देखिए कैसे। पहले तो हम जानना चाहते हैं कि दो सिक्के को एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को दो बार उछाला जाए तो कुल कितनी घटनाएं घट सकती है, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। तो चलिए यदि आप देखना चाहते हैं कि दो सिक्के को एक बार उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर क्या क्या घटनाएं घटती है तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं। पहले सिक्के पर हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक उसी तरह से दूसरे सिक्के पे भी हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखते हैं कि कुल कितनी घटनाएं घट सकती है। एक बार आप हेड के साथ हेड को बना लीजिए, फिर आप एक बार हेड के साथ टेल को ले आइए। हेड के साथ हेड आ चुका है, हेड के बाद टेल आ चुका है, हेड के बाद उधर और कुछ होता ना तो आता, उधर तो और कुछ है नहीं, तो यहां पे इसका इंड हो गया। अब ये टेल है ना, टेल के साथ एक बार कौन आएगा, एच आएगा, और टेल के साथ अगर कौन आने वाला है, टेल आने वाला है। दैट मीन्स क्लियर, यदि एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो पहली बार हेड आएगा, हो सकता है कि अगली बार भी हेड आए, या तो यह भी हो सकता है कि पहली बार हेड आए और दूसरी बार टेल हो, या तो यह भी हो सकता है कि पहली बार में टेल हो और दूसरी बार में हेड हो, या तो यह भी हो सकता है कि पहली बार भी टेल हो और दूसरी बार भी टेल हो। यानी दो सिक्के को एक बार उछालेंगे तो इस तरह से घटना घटेगी। एक सिक्के को दो बार उछाला तो पहली और दूसरी मैंने किया,
चलिए, दो सिक्के को एक बार उछाले होते तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि पहले सिक्का पे भी हेड हो और दूसरे सिक्का पे भी हेड हो, पहले सिक्का पे टेल हो और दूसरे सिक्का पे पहले सिक्के पे हेड हो और दूसरे सिक्के पे टेल हो, पहले सिक्के पे टेल हो या दूसरे सिक्के पर हेड हो, या दोनों सिक्के पर टेल हो। इस तरह की घटनाएं घट सकती है। कुल इतना ही घटना घट सकता है, इससे ज्यादा घटना नहीं घट सकता है, इसलिए इसको हम कुल संभावित घटना कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। और इस सैंपल स्पेस में कुल कितने एलिमेंट्स हैं? तो 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो गए। अब आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि दोनों पर सेम पहलू आने की क्या प्रायिकता है? दोनों पर समान पहलू आने की क्या प्रायिकता है? चलिए, हम इसे इवेंट 1 मानते हैं। इवेंट 1 क्या मानते हैं? दोनों सिक्कों पर समान पहलू, दोनों सिक्कों पर समान पहलू। दैट मीन्स पहले सिक्का पे भी हेड तो दूसरे सिक्के पे भी हेड, दोनों पे समान ना है ना, दोनों पे समान। आगे, पहले सिक्के पे भी टेल तो दूसरे सिक्के पे भी टेल। यहां दोनों समान है और यहां दोनों समान है। क्या यहां दोनों समान है? नहीं। यहां दोनों समान है? नहीं, तो नहीं लेंगे। दोनों सिक्कों पर समान पहलू, हेड तो दोनों हेड, टेल तो दोनों टेल। ऐसे जो इवेंट 1 है इसकी कितनी संख्या है? तो इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 2 है, यानी इवेंट 1 की संख्या कितनी है? 2 है। तो इस तरह से आप चाहें तो इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा? तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, एज यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट, यहां पे आप इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इवेंट 1 करना पड़ेगा। पी की प्रोबेबिलिटी तो नंबर ऑफ पी इवन की प्रोबेबिलिटी तो नंबर ऑफ पी इवन, बट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट कितना? 2। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना? 4। कैंसिल आउट 1/2। इवन दोनों सिक्कों पर समान पहलू आने की प्रायिकता कितनी निकल गई? 1/2 निकल गई। इस तरह से आपसे और भी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए कैसे हो सकता है कि एक दूसरी घटना हो जिसमें आपसे कहा जाए कि कम से कम एक चित्त, 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 कम से कम एक चित्त। दैट मीन्स व्हाट? कम से कम एक, एक से कम नहीं, एक से ज्यादा चल सकता है। कम से कम एक, एक से ज्यादा चल सकता है लेकिन एक से कम नहीं चलेगा। एक चलेगा, एक से ज्यादा चलेगा, एक से कम नहीं चलेगा। हाँ, यहां कम से कम एक हेड है ना, तो चलेगा। कम से कम एक हेड है ना यहां, तो ये चलेगा। कम से कम एक हेड है ना यहां, तो चलेगा। कम से कम एक हेड है यहां, कम से कम एक चाहिए, एक से कम नहीं चाहिए, तो यहां एक भी नहीं है तो ये नहीं चलेगा। कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जेगो रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इवेंट 2 की नंबर कितनी हो चुकी है। तो इवेंट 2 की नंबर आपको कितनी हो चुकी है? तो इस तरह से इवेंट 2 में आपको 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं, यानी नंबर ऑफ इवेंट 2 कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2
पता कर सकते हैं। व्हाट? नंबर ऑफ इवेंट टू अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट टू 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हैं। इस तरह से आपके और डिफरेंस क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं। क्वेश्चंस हैं आपके, एक सिक्के की दो उछाल में, एक सिक्के की दो उछाल में निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला है दोनों पहलू पर समान। दूसरा है दोनों पहलू पर असमान। तीसरा आपका हो सकता है कि कम से कम एक पहलू पर चित। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कम से कम दो पहलू पर चित, या तो पूछ दिया जा सकता है कि कम से कम 3 पहलू पर चित। इस तरह से आगे भी यदि पूछ दे तो आप 3 से आगे की भी गणना कर सकते हैं। हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ दे अधिक से अधिक एक चित। आपसे पूछा जा सकता है अधिक से अधिक 2 चित। आपसे पूछा जा सकता है अधिक से अधिक 3 चित। तो इस तरह से डिफरेंस क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चंस को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। आपको जब 2 सिक्के को उछाला जाएगा एक बार, या एक सिक्के को उछाला जाएगा 2 बार, तो कुल इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि आप इतना क्वेश्चंस बना लेते हैं तो इससे संबंधित और दूसरे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए उसको तो देख लिए कि 2 सिक्के को एक बार उछाला जाएगा या तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा, तो दोनों पहलू पर समान आने की क्या प्रायिकता है, दोनों पहलू पर असमान आने की प्रायिकता क्या है, कम से कम एक पहलू पर चित आने की प्रायिकता क्या है, कम से कम 2 पहलू पर चित आने की प्रायिकता क्या है, कम से कम 3 पहलू पर चित आने की प्रायिकता क्या है, अधिक से अधिक 1 पहलू पर चित आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 2 पहलू पर चित आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 3 पहलू पर चित आने की प्रायिकता। इस तरह से क्वेश्चंस यदि आपसे पूछें तो इसे आप चुटकियों में बना सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है या 2 सिक्के को 1 बार उछाला जा रहा है, तो आप पहले सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जब हम पहली बार सैंपल स्पेस, जब पहले सिक्का उछालेंगे तो उस पे हेड या टेल आएगा, और जब दूसरी सिक्का उछालेंगे तो उस पे हेड या टेल आएगा।
कुल कितनी घटनाएं घट सकती है, इसके लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछे गुना कर सकते हैं। एच को एच के साथ रख दीजिए, फिर एच को टी के साथ रख दीजिए, टी को एच के साथ रख दीजिए और टी को टी के साथ रख दीजिए। इस तरह से आपने देखा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 4 हो गए। अब चलिए फटाफट जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दोनों पर समान, दोनों पर समान, तो देखिए तो दोनों पर समान है कि नहीं है, दोनों पे समान है ना। तो यदि दोनों पर समान कितने बार हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, इसको इवेंट 1 मान लिया जाए, इसको पहली घटना मान लिया जाए, इसको पहली घटना मान लिया जाए, इसको दूसरी घटना मान लिया जाए, चलिए इसको हम तीसरी घटना मान लेते हैं, इसको E3 मान लेते हैं, इसको हम लोग E4 मान लेते हैं, E5 है ना। इस तरह से अलग अलग नाम आप इंगित कर सकते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम बार बार क्वेश्चन नंबर ना लिखें और रेंडमली हम आपको एक शॉर्ट तरीके से बताते हुए चलें। चलिए, तो इस तरह से यदि आप इवन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो इवन जो आपकी घटना है वो दोनों पर समान है, तो दोनों पे समान कितने बार आपको दिख रहे हैं, 2 बार दिख रहे हैं, और कुल कितने बार दिख रहे हैं, 4 बार दिख रहे हैं। कैंसिल आउट कीजिए और ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालनी है आपको, तो E2 क्या है, दूसरा घटना क्या है, तो दूसरा घटना है दोनों पर असमान आना। तो देखिए दोनों पर असमान कितना बार आता है, तो दोनों पर असमान 2 बार आता है, एक HT में और TH में। तो इस तरह से असमान आने की संख्या 2 है और टोटल NS कितना है, 4 है। इसको भी कैंसिल आउट कीजिए और इस तरह से आप E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। आप तीसरी नंबर क्वेश्चन देखिए और वहां आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालनी है। तीसरी घटना आपको क्या है, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, तो कम से कम एक चित आप देख लीजिए, कम से कम एक चित यहां भी है, कम से कम एक चित यहां भी है, कम से कम एक चित यहां भी है, कम से कम एक चित यहां नहीं है तो नहीं चलेगा। कम से कम एक चित कितनी बार, 3 बार ना, तो यहां पे हो जाएगा 3/4। तो 3 और सैंपल स्पेस कितने, 4, तो 3/4। पॉइंट में भी दे सकते हैं, नहीं तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं। आगे चौथे नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, यानी चौथे घटना की प्रायिकता निकालना है। तो चौथा घटना आपकी क्या है, यहाँ पे जो फोर्थ इवेंट आपकी है, फोर्थ इवेंट में है 2 पहलू पर चित, 2 पहलू पर चित आना है। 2 पहलू पर क्या लाना है आपको, चित लाना है। तो देखिए कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 पहलू, 2 पहलू पर, पहलू पर चित, कम से कम 2 पहलू पर चित, 2 से कम पहलू पे चित नहीं चलेगा, कम से कम 2 पहलू पर चित होना चाहिए। कम से कम 2 पहलू पे चित है यानी ये चलेगा। यहां कम से कम 2 पहलू पे चित नहीं है, 2 से कम पहलू पे चित नहीं चलेगा, कम से कम 2 पहलू, कम से कम 2 पहलू पे चित नहीं है, नहीं चलेगा। कम से कम 2 पहलू पे चित नहीं है, नहीं चलेगा। कम से कम 2 पहलू पे चित नहीं है, नहीं चलेगा। कौन चलेगा, सिर्फ HH चलेगा। तो कुल कितने, तो कुल है आपके 1 और सैंपल स्पेस नीचे रख देना है यानी 4। यानी कि ऐसे कुल 4 घटनाएं हैं जिसमें एक घटना पे कम से कम 2 चित आ रही है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि जो घटना E5 है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। घटना E5 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो 5वां घटना क्या है, 3 पहलू पर चित, 3 पहलू पर चित, 3 पहलू पे चित, कम से कम 3 पहलू पर चित होना चाहिए, तब जाकर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो यहां कम से कम 3 पहलू पर चित है, नहीं है, नहीं चलेगा। कम से कम 3 पहलू पर चित है,
नहीं है, नहीं चलेगा। कम से कम 3 पहलू पर चित है, नहीं है, नहीं चलेगा। कम से कम 3 पहलू पर चित है, नहीं है, नहीं चलेगा। यानी कि इसकी संख्या एक भी नहीं है, यानी 0। और सैंपल स्पेस कितना 4, यानी 0/4, दैट मीन्स कितना 0। यानी ये असंभव घटना है। जब दो सिक्के को उछालेंगे तो 3 पहलू पर चित कैसे अब खोज सकते हैं? 2 ही पहलू पे न कुछ आएगा, 3 पहलू पे तो आ नहीं सकता है। तो इस तरह से यह असंभव घटना था और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। 4 पहलू पे भी पूछे चित तो उसकी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 सिक्का पे 4 पहलू कहां से आएगा एक साथ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको है प्रोबेबिलिटी ऑफ E6। तो आपकी जो 6ठे नंबर की घटना है उसमें आपसे कह रहा है अधिक से अधिक एक चित, ज्यादा से ज्यादा एक चित होना चाहिए, एक से ज्यादा चित नहीं होना चाहिए। कम से कम जितना चित रहे, कम से कम 0 चित भी रहेगा ना तो चलेगा, यानी ना भी चित रहे तो भी चले। ज्यादा से ज्यादा एक चले और कम से कम ना भी रहे तो चले। अधिक से अधिक एक चित, एक से ज्यादा चित नहीं चलेगा। यहां 2 चित है, यानी ये नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक चित है, एक चित एक हेड है, चलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक हेड है तो ये भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक हेड है तो चलेगा, यहां भी ज्यादा से ज्यादा एक हेड है। कम से कम जेगो रहे ना भी रहे तो भी चलेगा, यानी कि ये तीनों चलेगा। यानी कम से अधिक एक चित की संख्या 3 और सैंपल स्पेस 4। तो इस तरह से अधिक एक चित की संभावना प्रायिकता कितनी हो जाती है? 3/4 हो जाती है। यानी कुल 4 घटनाओं में से 3 घटनाएं ऐसी हैं जिस पर अधिक से अधिक एक चित है। अब हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलेंगे और अगला प्रश्न है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E7 निकालना। तो ये जो आपका E7 जो इवेंट है ना, आपकी जो E7 की जो इवेंट है, E7 की इवेंट है, इसमें क्या कहता है कि अधिक से अधिक 2 चित, अधिक से अधिक 2 चित और कम से कम जे चित। अधिक से अधिक 2 चित और कम से कम नहीं हो रहेगा चित तो चलेगा, कम से कम जेगो रहे। यानी अधिक से अधिक 2, कम से कम जेगो रहे। तो अधिक से अधिक 2 है कि नहीं? यहां अधिक से अधिक 2 है, 2 से अधिक नहीं चलेगा, अधिक से अधिक 2 चलेगा। अधिक से अधिक 2 है, 2 से अधिक नहीं चलेगा, है ना? 2 से कम चल सकता है, अधिक से अधिक 2 यानी 2 से कम चल सकता है। अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2 है, 2 से अधिक नहीं है, अधिक से अधिक 2 है यानी 2 से कम है तो चलेगा। अधिक से अधिक 2 यानी कम से कम जेगो, यानी कि इसमें चारों चलेगा। तो इस तरह से आप इस घटना की प्रायिकता कितना निकाल लेते हैं? इस घटना की 4/4 निकाल लेते हैं, यानी कि ये 1 हो गया। ये जो है ना आपकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई है। यानी कि एक ऐसी घटना है, ये श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है कि जब हम 2 सिक्का को उछालेंगे तो निश्चित है कि अधिक से अधिक 2 ही चित आएगी, 2 से अधिक चित नहीं आएगी। ये श्योर है कि अधिक से अधिक 2 ही आ सकता है, कम से कम जो हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो 2 ही चित आ सकता है ना। तो ये श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है। चलिए एक आपका रह गया है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 8 नंबर जो इवेंट है ना आपके, इसमें कहता है अधिक से अधिक 3 चित, अधिक से अधिक 3 से जितना कम रहे चलेगा, 3 से अधिक ना चलेगा, अधिक से अधिक 3 चलेगा, 3 से कम वाला चलेगा, यानी 2 वाला भी चलेगा, 1 वाला चलेगा, और 0 वाला यानी जिसमें चित ना रहेगा वो भी चलेगा। यानी कि 2 वाला चित भी चलेगा, 1 वाला भी चित चलेगा, है ना। जिसमें चित ना रहेगा वो भी चलेगा। यानी इसमें भी कितने हो रहे हैं? तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 8, यानी कि ऑल 4 सैंपल स्पेस कितना 4, तो 4/4। तो ये भी है एक। तो यह भी निश्चित घटना है कि जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो अधिक से अधिक 3 चित आने की संभावना कितनी है? तो अधिक से अधिक 3 चित आने की संभावना 1 है
है ना, कम से कम जे हो, अधिक से अधिक 3 होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा, पहले तो हमने एक सिक्का को उछाल के देखा, अब 2 सिक्का को उछाल के देखे हैं, एक लास्ट हम यहां पर 3 सिक्का उछाल के दिखलाएंगे। उसके बाद आपसे जितना सिक्का उछलवाया जाए आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए, थोड़ा वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ी पेशेंस रखते हुए 3 सिक्का वाला भी थोड़ा खेल देख ही लिया जाए। क्वेश्चंस आपके इस तरह से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस रह सकता है आपका कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाए, या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए। या तो क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं कि 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, 1 बार उछाला जाए, तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। यहां पर देख सकते हैं कि आपसे कह सकता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, एक एक करके 3 बार उछाला जाए, या तीनों सिक्के को 1 बार उछाला जाए, तो दोनों की घटनाएं सेम घटना होता है और दोनों एक ही तरह से बनते हैं। तो चलिए, 3 सिक्के को उछाला जाएगा, तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि क्या क्या घट सकता है घटना। तो 3 सिक्के की एक उछाल में, चलिए हम यहाँ पे आंसर देते हैं। अब पूछा जाएगा क्या, पहले क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। 3 सिक्के को 1 बार उछालेगा या एक सिक्के को 3 बार उछालेगा, तो क्या क्या घटनाएं घट सकती है और किस तरह से पूछ सकता है कि ये घटना की संभावना, ये घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो हो सकता है कि आपसे पूछ दे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि 3 सिक्के को 1 बार उछालेंगे या एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या घटनाएं संभव है। तो पहली बार जब हम उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, दूसरी बार उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, तीसरी बार उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। या तो दूसरी तरफ ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले सिक्के पर हेड या टेल, या दूसरे सिक्के पर हेड या टेल, या तीसरे सिक्के पर भी हेड या टेल आ सकता है। कुल क्या हो सकते हैं घटनाएं, उसको जानने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है तो तीनों को तो एक साथ नहीं करेंगे, पहले किन्हीं भी 2 को कर सकते हैं। पहले इन दोनों को कर लें, उसको बाद में कर सकते हैं, या इन दोनों को कर लें, इसको बाद में कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इन दोनों को पहले कर लेते हैं और उनको बाद में करेंगे, क्या दिक्कत। इन दोनों को करते हैं तो हेड का हेड से, हेड का टेल से। अब तो हेड का किसी से नहीं ना, तो टेल का हेड से, टेल का टेल से। तो यहां पे 2 था, यहां पे भी 2 था, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, इन दोनों का तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अभी उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना बाकी है। तो चलिए अब हम उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इन दोनों के साथ हेड आएगा, यानी हेड हेड के साथ हेड आएगा, या तो हेड हेड के साथ टेल आएगा, हेड हेड के साथ टेल आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता है। तो हेड हेड के साथ हेड या हेड हेड के साथ टेल, और तो उसके साथ आने के लिए कोई है नहीं। तो अब इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, हेड टेल के साथ हेड आएगा, हेड टेल हेड
टेल के साथ हेड आएगा, या तो हेड टेल के साथ टेल आएगा, हेड टेल के साथ टेल आएगा, या तो ये दोनों का हो गया। अब इसका दोनों के साथ टेल हेड के साथ हेड आएगा, टेल हेड के साथ हेड आएगा, या तो टेल हेड के साथ टेल आएगा, टेल हेड के साथ टेल आएगा। इसका भी दोनों के साथ हो गया। अब इसका दोनों के साथ बनेगा टेल टेल के साथ एच आएगा, टेल टेल के साथ एच आएगा, या टेल टेल के साथ टेल आएगा, टेल टेल के साथ टेल आएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो कुल इतनी घटनाएं घट सकती है। कितनी? 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 घटनाएं घट सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 घटनाएं घट सकती है। हो सकता है कि तीनों सिक्के पर चीत आ जाए, या हो सकता है कि पहली 2 पे चीत आए और तीसरी पे पट आए, या तो यह भी हो सकता है कि पहले पे चीत आए, दूसरे पर पट आए और फिर तीसरे पर चीत आ जाए, या तो हो सकता है कि पहले पर चीत आए और बाकी दोनों पर पट आए, या तो हो सकता है कि पहले पर पट आए और बाकी दोनों पर चीत आए, या तो हो सकता है कि पहले पर तेल आए, पटाए, फिर चिताए, फिर पटाए, या तो पट पट चिता सकता है, या तो हो सकता है कि तीनों सिक्के पर पट ही आ जाएं। यानी पहला बार में भी पट, दूसरा बार उछाले तो भी पट, तीसरा बार उछाले तो भी पट, या तो पहले वाले पे भी पट, दूसरे वाले भी पट और तीसरे वाले पे भी पट। तो इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाते हैं? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। कब? जब किसी 3 सिक्के को 1 बार उछालते हैं या एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तब जाके कुल सैंपल स्पेस, कुल संभावित घटना 8 होते हैं। जिसमें से आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रायिकता है कि तीनों पर एक ही प्रकार के पहलू हो सकता है कि पूछ दे कि क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित हो, क्या प्रायिकता है कि कम से कम 2 चित हो, क्या प्रायिकता है कि कम से कम 3 चित हो, क्या प्रायिकता है कि 3 से अधिक चित हो, क्या प्रायिकता है कि कम से कम 1 चित हो या फिर अधिक से अधिक 1 चित हो, क्या प्रायिकता है कि कम से कम 2 पट हो या 2 चित हो या अधिक से अधिक 2 चित हो। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस आपके सामने अराइज हो सकते हैं। तो देखिए कुल कितने तरीके से क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं और उसको कैसे समाधान करेंगे, तो इस पे भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। क्वेश्चंस हो सकता है पूछ दे आपसे कि 3 सिक्के को 1 बार या एक सिक्के को 3 बार उछालने 3 बार उछालने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है पहला नंबर घटना में कि तीनों पर समान। हो सकता है कि पूछा जाए आपसे दूसरा घटना में कम से कम एक चित। पूछा जा सकता है आपसे तीसरे घटना में कि कम से कम 2 चित, या तो
अगले घटना में आपसे पूछा जा सकता है, चौथे घटना में, कि कम से कम 3 चित। अगले घटना में पूछा जा सकता है आपसे, कम से कम 3 चित से अधिक। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए अगले घटना में, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक चित। पूछा जा सकता है आपसे अगले घटना में, अगले घटना में कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 चित। आपसे पूछा जा सकता है अगले घटना में कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 3 चित। आपसे पूछा जा सकता है अगले घटना में, अधिक से अधिक 3 चित से कम। तो इस तरह से क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमने चित से ही क्वेश्चंस अराइज किए हैं, आप प्रैक्टिस पट पे भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको चित पे सिखला देते हैं और पट पे आप खुद स्वाध्याय कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि घटना क्या घट रहा है। तो घटना घट रहा है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, या तो 3 सिक्के को 1 बार उछाला जा रहा है। तो अभी अभी आपने देखा कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए तो कुल संभावित कितनी घटनाएं हो सकती हैं। तो इसके लिए अभी अभी आपने देखा था कि हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, या पहले पर हेड आ जाए, और तो हेड हेड, हेड हेड के साथ, हेड हेड के साथ हेड, या हेड हेड के साथ टेल, या तो हेड टेल के साथ हेड, या तो हेड टेल के साथ टेल, या तो हो सकता है कि टेल हेड के साथ हेड, या तो टेल हेड के साथ टेल, या तो हो सकता है कि टेल टेल के साथ हेड, या तो टेल टेल के साथ टेल। इस तरह से 8 घटनाएं घट सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए हैं 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए हैं 8, और इस तरह से कुल इतने घटनाएं संभावित होती हैं जो आपने निकालने के लिए पीछे सीखा था। तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या तो आप कलन विधि में प्रखर हो चुके हैं तो आप डायरेक्टली भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो जाते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है तीनों पर समान। यहां देखिए तो तीनों पर समान है ना, है तीनों पर समान, है तीनों पर समान, नहीं ना तीनों पर समान, नहीं है तीनों पे समान, हाँ है ना तीनों पे समान। तीनों पे समान कितने बार? तो तीनों पे समान 2 बार, यानी कि इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 बटा टोटल कितना? तो टोटल है आपका 8। टोटल कितना? तो टोटल है आपके 8, है ना 8। तो 2/8 यानी 1/4, 1/4 आपकी हो गई प्रायिकता।
अगली जो घटना है आपको, जो दूसरी घटना है, इसमें आपको क्या निकालना है? कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जेगो चित रहे, कम से कम एगो चित चाहिए, कम से कम एगो चित। हाँ, कम से कम एगो है, ये है, एगो से ज्यादा जेगो रहे चलेगा, कम से कम एगो चाहिए, कम से कम एगो है, ये है, एगो से ज्यादा जेगो रहे चलेगा, कम से कम एगो है, ये है, कम से कम एगो एकरो में है, ये है, कम से कम एकरो में एगो 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 चित है, कम से कम एगो चित एकरा में नहीं है, कम से कम एगो चित रहना चाहिए था ना, तो कम से कम एगो चित एकरा में नहीं है, यानी कि ये वाला नहीं चलेगा, ये सातों चलेगा, ये आठवां नहीं चलेगा, यानी कुल के गो चलेगा? तो कुल 7 गो चलेगा, कुल है के गो? तो कुल है 8 गो, यानी 8 गो में के गो ऐसा है? 7 गो है। अगला प्रोबेबिलिटी निकालना है E3, तीसरा घटना का। तो तीसरा घटना है कम से कम 2 चित, कम से कम 2 गो चित रहना चाहिए, 2 गो से कम चित रहेगा तो नहीं चलेगा, कम से कम 2 गो चित रहना चाहिए, 2 गो से कम चित रहेगा तो नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा जेगो रहे, कम से कम 2 गो रहे, 2 गो से कम नहीं चलेगा, कम से कम 2 गो है ना, ये कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जेगो रहे, कम से कम 2 गो रहे, कम से कम 2 गो रहना चाहिए, कम से कम 2 गो है, यहाँ भी कम से कम 2 गो है, यहाँ भी कम से कम 2 गो चित है, यहाँ भी कम से कम नहीं, यहाँ 2 गो कहाँ है? कम से कम 2 गो चित नहीं है, यानी नहीं चलेगा, है ना। यहाँ कम से कम 2 गो चित है, यानी कि ये चलेगा। यहाँ कम से कम 2 गो चित नहीं है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ कम से कम 2 गो चित नहीं है, नहीं चलेगा, यहाँ कम से कम तो एक को चित नहीं है, कम से कम 2 चित होना चाहिए तो चलेगा। तो कौन कौन चलेगा? कम से कम 2 चित है, कम से कम 2 चित है, ये चलेगा, कम से कम 2 चित चलेगा, कम से कम 2 चित चलेगा, कम से कम 2 चित नहीं, नहीं चलेगा, कम से कम 2 चित चलेगा, 2 चित नहीं, 2 चित नहीं, 2 चित नहीं, नहीं चलेगा। तो कम से कम 2 चित, 1 2 3 4, यानी 4 घटनाएं ऐसी हैं, 4 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कम से कम 2 चित हैं। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1/2, यानी 8 घटना में से 4 घटना ऐसी है जिसमें कम से कम 2 चित हैं। यहाँ कम से कम 3 चित, कम से कम 3 चित, 3 से कम चित नहीं चलेगा, कम से कम 3 चित होना चाहिए, 3 से कम चित नहीं चलेगा। तो यहाँ देखिए तो कम से कम 3 चित है, यहाँ कम से कम 3 चित है, यहाँ कम से कम 3 चित होना चाहिए, कम से कम 3 चित नहीं है, 3 से कम चित नहीं चलेगा, है ना। कम से कम 3 चित चाहिए, कम से कम 3 चित नहीं है, 3 से कम चित नहीं चलेगा, कम से कम 3 चित चलेगा, 3 से कम चित नहीं चलेगा, 1 गो चित नहीं चलेगा, कम से कम 3 चित चाहिए, 2 गो चित नहीं, 3 से कम चित नहीं चलेगा, कम से कम 3 चित चाहिए, कम से कम 3 चित यहाँ नहीं है, कम से कम 3 चित चाहिए, यहाँ भी कम से कम 3 चित नहीं है, यहाँ भी कम से कम 3 चित नहीं है। तो कम से कम 3 चित आपको कितना बार मिलता है? तो कम से कम 3 चित आपको, कम से कम 3 चित आपको एक बार मिलता है, यानी कि कम से कम 1 चित निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? कम से कम 3 चित निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट 4 की, वो कितनी हो जाएगी आपकी? तो 1 है ना, यानी टोटल 8 में से एक ही ऐसी घटना है जिस पर कम से कम 3 चित है, बाकी में तो 3 से कम चित है, वो नहीं चलेगा। कम से कम 3 चित एक बार। अगला कम से कम 3 चित से अधिक, कम से कम 3 चित से अधिक, कम से कम 3 चित से अधिक होना चाहिए, 3 चित से अधिक होना चाहिए, यानी 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो कम से कम 3 चित से अधिक, यानी 4 चित उससे ज्यादा। तो 4 चित किसी पे नहीं है, जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो 4 चित कहां से आ जाएगा? तो यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इस घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगला अधिक से अधिक 1 चित, ज्यादा से ज्यादा 1 गो चित चाहिए, 1 गो से ज्यादा चित नहीं चलेगा, कम से कम ना रहे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 गो चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 1 चित चाहिए, तो देखिए तो ज्यादा से ज्यादा 1 गो चाहिए, 1 गो से ज्यादा नहीं चाहिए, यानी नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 गो चाहिए, 1 गो से ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। एच की बात कर रहे हैं, चित की बात कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 गो चलेगा, 1 गो से ज्यादा नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा, हाँ 1 गो है, ज्यादा से ज्यादा 1 गो है, यानी ये वाला चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 गो चाहिए, 1 गो से ज्यादा नहीं चलेगा, ही नहीं चलेगा।
ज्यादा से ज्यादा एगो चाहिए, हाँ ज्यादा से ज्यादा एक ही गो है, एगो से ज्यादा थोड़ी है, यानी ई चलेगा ई चलेगा। ज्यादा से ज्यादा एगो चाहिए, एगो चाहिए ज्यादा से ज्यादा, एगो से ज्यादा थोड़ी है। ज्यादा से ज्यादा एगो चाहिए, एगो कम से कम जेगो रहे, ज्यादा से ज्यादा एगो रहना चाहिए, कम से कम जेगो रहे, नहीं हो रहे तो ये चलेगा, यानी यू चलेगा। एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, एक दो तीन चार चलेगा, है ना। तो कितना हो गया आपका, 4/8 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/2 हो गया। चलिए यहाँ पे कुछ है गंदा सा हो गया है, लेकिन आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम कम से कम 2 चीज चाहिए, कम से कम 2 चीज, कम से कम 2 चीज, अधिक से अधिक 2 चीज है, अधिक से अधिक 2 चीज, 2 से अधिक चीज नहीं चलेगा, 2 से कम चलेगा लेकिन 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिक से अधिक 2, 2 से अधिक नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। यानी कितना, 7/8। यहाँ अधिक से अधिक 3 चीज, अधिक से अधिक 3, कम से कम जितना रहे, 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी ना मेरे पास 3 से अधिक कहीं है ना, 3 रहे सब चलेगा, यानी 8/8, 8/8 यानी 1, यानी प्योर घटना है, निश्चित घटना है। अधिक से अधिक 3 चीज से कम, अधिक से अधिक 3 चीज से कम, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 चीज से कम होना चाहिए, 3 चीज से कम होना चाहिए, 3 चीज से अधिक से अधिक 3 चीज से कम होना चाहिए, यानी 3 चीज चलेगा, 3 चीज से कम चलेगा, यानी इसमें भी सब चलेगा, यानी इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी में हमने 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का सीखा। अब प्रोबेबिलिटी में हम लोग पासा के बारे में सीखेंगे, जिसमें आपको 1 पासा से संबंधित, 2 पासा से संबंधित, 3 पासा से संबंधित ना भी सीखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप 1 पासा और 2 पासा से संबंधित समस्याओं को समाधान करने के लिए सीख जाते हैं, तो आपको पासा से संबंधित समस्या में प्रॉब्लम होने को नहीं है। तो थोड़ा और पेशेंस रखते हुए चलिए हम पासा की कहानी शुरू कर देते हैं। शुरू कि ब्रेक लेना चाहते हैं? तो चलिए ब्रेक ना लेते हुए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब है पासा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक पासा को एक बार फेंकेंगे। चलिए एक पासा को पहले एक बार फेंकते हैं। एक पासे की एक फेंक में, एक पासे की एक फेंक में, यानी जब हम एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या घटनाएं घट सकती है और किस घटना को घटने की क्या संभावना होने वाली है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या घटनाएं घट सकती है। या तो 1 आ सकती है, या तो 2 आ सकती है, या तो 3 आ सकती है, या तो 4 आ सकती है, या तो 5 आ सकती है, या तो 6 आ सकती है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं आ सकती है। यानी कि कुल संभावित घटनाओं की संख्या कितनी हो गई? तो कुल घटनाओं की संख्या से 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6 घटनाएं घट सकती है। 6 तरीके से घटनाएं आ सकती है ऊपर की पासे पर। तो चलिए, हो सकता है कि आपसे पहले पूछ दे 6 आने की, छक्का आने की प्रायिकता, 6 छक्का आने की प्रायिकता, छक्का आने की प्रायिकता। तो छक्का आने की प्रायिकता, तो छक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो छक्का आने की प्रायिकता देख लीजिए कि आपके कुल संभावित घटनाओं में छक्का कितने बार आ रहे हैं? तो छक्का 1 बार आ रहा है। तो छक्का आने की प्रायिकता कितनी हो गई? प्रायिकता नहीं, छक्का आने की संख्या 1 है। यानी यहाँ पे आपका ये पहली घटना है छक्का आना। तो छक्का आने की जो घटना की संख्या है, नंबर ऑफ इवेंट 1, वह नंबर ऑफ इवेंट 1 जो इवेंट 1 है उसमें एक ही ऐसी घटना है, यानी एक ही बार छक्का आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट 1
बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट 1 कितनी है? 1 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है? 6 है। तो छक्का आने की प्रायिकता कितनी होती है? तो छक्का आने की प्रायिकता 1/6 होती है, यानी कि 6 घटनाओं में से एक आने की चांस है, यानी 1/6, यानी 6 में से एक की प्रायिकता है आपकी। दूसरा घटना आप लोग देख लेते हैं E2 जिसमें है छक्का न आने की प्रायिकता। छक्का न आने की प्रायिकता, यदि 1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि छक्का नहीं आया, 2 आ जाता है तो हम कहेंगे कि छक्का नहीं आया, 3 आ जाता है तो हम कहेंगे कि छक्का नहीं आया, 4 आ जाता है तो हम कहेंगे कि छक्का नहीं आया, 5 आ जाएगा तो कहेंगे कि छक्का नहीं आया। इन पांचों में से कोई एक आ जाएगा ना तो हम कहेंगे कि छक्का नहीं आया, यानी छक्का नहीं आने की प्रायिकता संख्या कितनी? तो संख्या 5 हो गई, संख्या 5 जिसमें छक्का नहीं आएगा। हमें चाहिए छक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 दैट मीन्स नंबर ऑफ इवेंट 2 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। Number of event 2 that means 5, and number of sample space that means 6, यानी कि 6 घटनाओं में से 5 ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसमें छक्का नहीं आएगा। अच्छा, एक लोडो के पासा को एक बार फेंका जाता है, उस पे छक्का आने की प्रायिकता ज्यादा होती है कि छक्का नहीं आने की प्रायिकता ज्यादा होती है? तो छक्का नहीं आने की प्रायिकता ज्यादा होती है और छक्का आने की प्रायिकता कम होती है, यानी छक्का आने की संभावना कम होती है और छक्का न आने की संभावना अधिक होती है। तो इस तरह से आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या कितने? तो सम संख्या 3, तो सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6। विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या भी 3 है, तो 3/6 यानी 1/2। आपसे कहेगा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या 2 है, अभाज्य संख्या 3 है, अभाज्य संख्या 5 है, अभाज्य संख्या 3 है, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/6 यानी 1/2। आपसे पूछ दिया जा सकता है कि 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो 5 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? तो 5 से छोटी 4 संख्याएं हैं, ऐसी 4 संख्याएं हैं जो 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी संख्या आने की संभावना क्या होगी? एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 5 से छोटी संख्या आने की संभावना क्या होगी? तो 5 से छोटी संख्या आने की संभावना संख्या 4 है, तो 4/6 यानी 4/6 कैंसिल आउट कीजिए तो 2/3 होगी। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से बड़ी संख्या आने की संभावना क्या होगी? तो 1 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, तो 5/6 होगी। यानी जो घटना घट रहा है उसकी संख्या ऊपर लिखेंगे और सैंपल स्पेस की संख्या को नीचे लिखेंगे और कैंसिल आउट करके जो आएगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। तो इस तरह से एक सिक्के को एक बार फेंक कर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग एक पासा को 2 बार फेंकेंगे या 2 पासा को 1 बार फेंकेंगे। चलिए, दो पासे की एक उछाल में या एक पासे की 2 उछाल में हमारा अभर जो घटना है जिसमें एक पासा को 2 बार उछालेंगे या तो दोनों पासा को 1 बार उछालेंगे, तो कुल कितनी घटनाएं घटेंगी, क्या क्या घटनाएं घटेंगी और इन घटनाओं को प्राप्त करने की संभावना क्या होगी, यानी इन घटनाओं की प्रायिकता कितनी होगी। इन सभी बातों पे हम
तुरंत चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए और चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जब दो पासा को एक बार उछाला जाएगा या एक पासा को दो बार उछाला जाएगा तो कुल क्या क्या घटनाएं घट सकती है। तो ये तो श्योर है ना कि पहली पासा पे एक आ सकती है, दो आ सकती है, तीन आ सकती है, चार आ सकती है, पांच आ सकती है, छह आ सकती है, और तो कुछ नहीं आ सकती है। दूसरे पासा पे भी एक आ सकती है, दो आ सकती है, तीन आ सकती है, चार आ सकती है, पांच आ सकती है, छह आ सकती है, इससे तो ज्यादा नहीं आ सकती है। अब दोनों पासाओं पे क्या क्या आएगा, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक का एक के साथ एक एक, अगर एक का दो के साथ तो एक दो, फिर एक का तीन के साथ तो एक तीन, एक का चार के साथ तो एक चार, एक का पांच के साथ तो एक पांच, फिर एक का छह के साथ तो एक छह, सॉरी फिर एक का तो आगे नहीं है लेकिन अभी दो खाली है, फिर दो का चलेगा किससे, एक के साथ, तो दो एक हो जाएगा। अब अगर दो का दो के साथ तो दो दो हो जाएगा, फिर दो का तीन के साथ तो दो तीन हो जाएगा, दो का चार के साथ तो दो चार हो जाएगा, दो का पांच के साथ तो दो पांच हो जाएगा, दो का छह के साथ तो दो छह हो जाएगा। अब तीन का एक से साथ तो तीन एक हो जाएगा, तीन का दो के साथ तो तीन दो हो जाएगा, तीन का तीन के साथ तीन तीन हो जाएगा, तीन का चार के साथ तीन चार हो जाएगा, तीन का पांच के साथ तीन पांच हो जाएगा, तीन का छह के साथ तीन छह हो जाएगा, तीन का तो सबके साथ हो गया। अब चार का होगा, चार के एक के साथ तो चार एक हो जाएगा, चार का दो के साथ तो चार दो हो जाएगा, चार का तीन के साथ तो चार तीन हो जाएगा, चार का चार के साथ तो चार चार हो जाएगा, चार का पांच के साथ तो चार पांच हो जाएगा, चार का छह के साथ तो चार छह हो जाएगा, फिर पांच का एक के साथ तो पांच एक हो जाएगा, पांच का दो के साथ तो पांच दो हो जाएगा, पांच का तीन के साथ तो पांच तीन हो जाएगा, पांच का चार के साथ तो पांच चार हो जाएगा, फिर पांच का पांच के साथ तो पांच पांच हो जाएगा, फिर पांच का छह के साथ तो पांच छह हो जाएगा। अब तो पांच का किसी के साथ नहीं होगा, छह का एक के साथ तो छह एक हो जाएगा, छह का दो के साथ तो छह दो हो जाएगा, छह का तीन के साथ तो छह तीन हो जाएगा, छह का चार के साथ तो छह चार हो जाएगा, छह का पांच के साथ तो छह पांच हो जाएगा, और छह का छह के साथ तो छह छह हो जाएगा। अब तो छह का किसी के साथ नहीं और तो कोई है भी नहीं, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, कुल संभावित घटना कितनी हो गई, तो कुल संभावित घटना 36, 1 2 3 4 5 6, 6 2 12 6 18 6 24 6 35 6 6 36, यानी कुल मिला के 36 घटनाएं घट सकती है। 36 से ज्यादा घटना नहीं घट सकता है जब दो पासा को एक बार फेंकेंगे या एक पासा को दो बार फेंकेंगे। तब हो सकता है कि पहले पासा पे भी एक आए और दूसरे पासा पे भी एक आए, पहले पासा पर एक आए दूसरे पासा पे दो आए, इस तरह से कुल 36 घटनाएं घट सकती है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसे भी 6 और 6 छक्का 36 घटनाएं घटती। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर समान संख्या हो, तो दोनों पासों पर समान, देखिए तो दोनों पासों पर समान कितने, एक एक
दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, दोनों पासा पर समान है ना, तो दोनों पासा पे समान कितना बार? 6 बार। और कुल कितना बार? 36 बार। तो 6/36 हो गया, यानी 1/6 हो गया, यानी दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। हो सकता है कि आपसे पूछ दे दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योगफल 8 हो, दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योगफल 8 हो, दोनों पासों 8 या कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे हम 8 पूछ रहे हैं, तो चलिए क्या हम इन दोनों को जोड़ेंगे? एक 6 में तो 2 जोड़ेंगे तो 6 एक का चलेगा नहीं, है ना, तो 1 का 2 6 8 हो जाता है, 5 3 8 हो जाता है, 4 4 8 हो जाता है, 6 2 8 हो जाता है। तो कुल इतने हैं, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8। तो इस तरह से कुल कितने? 1 2 3 4 5, यानी ऐसे 5 घटनाएं हैं जिस पर 8 आ सकता है। तो दो पासे को एक बार उछालने पर दोनों संख्याओं पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 8 आने की प्रायिकता पूछता है। तो 1 2 3 4 5, 5/36, 5/36। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि दोनों संख्याओं पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 8 या 8 से छोटी होनी चाहिए, 8 या 8 से छोटी होनी चाहिए। तो इस रेंज में देख लीजिए, तो इस रेंज में आपको जितनी संख्याएं दिखेगी इन सभी संख्याओं का योगफल 8 या 8 से छोटा होगा। तो यहाँ पे अब आप काउंट कर सकते हैं, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कुल ऐसे 26 घटनाएं हैं। 36 में से 26 घटनाएं ऐसी हैं जिन पर प्राप्त अंकों का योगफल 8 या 8 से छोटी होगी। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 26/36। कैंसिल आउट करेंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको दो पासा पे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि दोनों अंकों का गुणनफल इतना होना चाहिए, दोनों अंकों के बीच ये संबंध होना चाहिए, है ना। तो तरह तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हम भी सोच रहे हैं कि आप भी बोर हो रहे होंगे, तो और भी इसका डिटेल्स हम दूसरे वीडियो में लाने वाले हैं। आप लोग बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, बाय बाय।